आज कराची में एक प्लाजे में आग भड़क उठी और उसके बाद जो कुछ हमने उसका अंजाम देखा वो बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे है। इस वाक़े को देखने के बाद सबसे पहले हुकूमत वक्त को, वो मरकज़ में हो या सूबों के अंदर हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हो, उन्हें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं CDA वालों से या मरकज़ी हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि सेंटोरस मॉल से लेकर आप चलना शुरू करें तो लेफ़्ट एंड राइट जितने हाई राइज़ बिल्डिंग बन रहे हैं और F10 तक जाते जाएं, जितने हाई राइज़ बिल्डिंग वहाँ बन चुके हैं और जितने बन रहे हैं ज़ेर तमीर हैं, क्या किसी एक बिल्डिंग में भी लोगों को खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो तो हम रेस्क्यू करने की पोजीशन में हैं? अगर नहीं है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस का केस जो है CDA के ख़िलाफ़ भी और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी यहाँ सेंटर में रजिस्टर होना चाहिए। और इसी तरीके से कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के अंदर जो जो हुकूमतें मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप इक्विप्ड ही नहीं है कि 25-30 मंजिला किसी इमारत से लोगों को बचा सकें, या आग लग जाए तो आपके पास आग बुझाने का सामान नहीं है, तो आपके ख़िलाफ़ मुजरमाना कार्रवाई जो है ना, गफलत की, वो कार्रवाई होनी चाहिए और आपको जेल में होना चाहिए। कितने हज़ार अरब हम सूबों को पैसा देते हैं डिविजिबल पूल से। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम 57.3% रिसोर्सेज जो फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे होते हैं सूबों को दे देते हैं, क्योंकि ये 18वीं तरमीम में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी, वसाइल का निचली जगह तक मुंतकिल करना, उसके तहत हमें पैसे दे देते हैं। वफाक डिफेंस भी उधार के पैसों से चलाता है। वफाक के पास जो पैसे बचते हैं वो सिर्फ डेट सर्विसिंग के काम आते हैं। हमारा दिफा भी उधार पे चलता है, वफाकी हुकूमत भी उधार पे चलती है, सारा पैसा सूबों को चला जाता है। और अगर सूबे इक्विप नहीं हैं तो उनको इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई हक नहीं है कि वो अपनी हुकूमतें बरकरार रख सकें, उनको जेलों में बंद होना चाहिए। मैं इस मामले में मेरे ख्यालात थोड़े से बड़े सख्त किस्म के हैं, क्योंकि किसी एक शख्स की जान जाए। मैंने इस्लामाबाद में आज से चंद साल पहले देखा था, यहीं पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने साइड पर एक बिल्डिंग थी, आग लगी और एक शख्स वहाँ ज़िंदा मौजूद था बालकनी में। उस एक शख्स को ज़िंदा को हम नीचे नहीं, तीसरी चौथी मंजिल से उतार सके। उसने ऊपर से जंप किया, नीचे गिरा, नीचे उन्होंने चटाइयाँ पकड़ के तो उसके आगे रखी कि वो शायद वो बच जाएगा। चटाइयों से अब 100 किलो का बंदा ऊपर से गिरे, चौथी मंजिल से कहाँ बचेगा, मर गया वो शख्स। और क्या चाहिए था नीचे? आपको सिर्फ एक इक्विपमेंट चाहिए था, वो हवा से फुला के वो बड़ी सी जगह बना के रख देते हैं, उसके ऊपर भी 4-6 बंदे गिरे तो ज़िंदा बच जाते हैं। हम वो भी नहीं बचा सके। इतना ज़्यादा जो होता है ना बदलिहाजी, और आपके ऊपर कोई एहसासात मुर्दा हो चुके हों, आपके ज़मीर मुर्दा हो चुके हों, तो तब ये कैफियत पैदा होती है कि आपको परवाह ही नहीं है। बिल्डिंग्स बनाते जो लोग मरते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिन्होंने बिल्डिंग की मंजूरी दी उनके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कराची के लिए तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत के जितने करता धरता है उनको पकड़ के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई खुली अदालत में शुरू करें, उनको सजाएँ लें, जेलों में डालें उनको, फिर ये मामला आगे चलेगा, वैसे कभी हल नहीं होगा। आज के प्रोग्राम का हमारा जो मेन फोकस है वो हमने पाकिस्तान की जो ओवरऑल, मैंने आपको सिर्फ एक जो वसाइल की तकसीम का निज़ाम है उसके हवाले से बताया कि वफाक की क्या पोजीशन है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 3-4 बड़े जो अलमिया हैं उनमें फंसा हुआ है इकॉनमी के मैदान में। एक्सपोर्ट्स सबसे पहले ले लें। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की साल हर साल से पाकिस्तान की नाकामी का या मुश्किलात में इजाफे का सबसे बड़ा सबब है। हम पाकिस्तान से बरामदात को नहीं बढ़ा पाते। दिसंबर के महीने में पिछले साल दिसंबर के मुकाबले में 20% पाकिस्तानी बरामदात नीचे गिर गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी नहीं हो रही। और हम कैसे ज़िंदा हैं? ज़िंदा इस तरह हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रिमिटेंसेस बड़े पैमाने पर भेज रहे हैं, और कुछ हम IMF, वर्ल्ड बैंक, दोस्त ममालिक के आगे हाथ जोड़ते हैं और हमारी दाल रोटी चल रही है। ये हमारी सर्वाइवल का ज़रिया है। इसको कैसे ठीक करना है? और दूसरा वो जो वसाइल की तकसीम का निज़ाम है जिसमें हम सूबों को पैसे देने के बाद कंगाल वफाक बैठा हुआ है, डिफेंस भी उधार के पैसों पे चढ़ाता है, उसको कैसे ठीक करना है? इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात एक्सपर्ट्स हैं अपने इन्हीं 2 शोबों के ऊपर, और उनसे बेहतर शायद इस मसले के ऊपर कोई राय ना दे सके। डॉक्टर गौहर इजाज़ साहब हमारे साथ हैं और इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मिफ्ता साहब, पाकिस्तान से बरामदात में इजाफा ना होने की क्या वजूहत हैं? नदीम भाई, जो 2 मसाइल आपने खड़े करे हैं कि हमारा बरामदात नहीं बढ़ रहे और हम सूबों को पैसे देने के बाद वफाक में पैसे ही नहीं बचते, वो दोनों मसलों का हल एक ही है। और वो मसला है कि हम पहले तो NFC अवार्ड को चेंज करें और उसको रैशनलाइज़ करें, उसके बाद हम वफाक के अखराजात भी कम करें। ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम सूबों को कम पैसे दें तो वो वफाक कहीं उड़ा दें। अब आप देखिए कि पिछले साल हमने 4000 अरब रुपया PHDP और ADPs में रखा है।
वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं कि हमको 1500 अरब रुपए की टैक्स ब्रेक देनी है, शायद उसके लिए IMF से अपील भी करेंगे, वो शायद नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर समझ लें कि IMF मान जाती है तो क्या आप और मज़ीद कर्ज़ लेंगे, क्या और मज़ीद उधार बढ़ाएंगे, क्या और मज़ीद पाकिस्तान को मकरूज़ करेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अखराजात कम करें, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम टैक्स का बोझ इतना ना लगाएं। 60% टैक्स हमारा है आज, 61% एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी, 40% तकरीबन टैक्स है आपका नौकरी पेशा लोगों के ऊपर। ये टैक्स दुनिया में हाईएस्ट टैक्सों में से है। और जैसे गौहर एजाज साहब आपसे बात करेंगे, और कब से करते आ रहे हैं, सालों से बेचारे करते आ रहे हैं कि यार आप इतनी बिजली महंगी हो, इतनी गैस महंगी हो कि हर कंपीटिंग मुल्क गैस महंगी हो आपकी, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह हो, या अफ्रीका के ममालिक हों। अगर आप सबसे महंगी बिजली और गैस देंगे तो आप कैसे दुनिया में कम्पीट कर सकेंगे? तो मसला जो है वो ये है कि आपको ये वाले अखराजात हुकूमत के कम करने, ADB वगैरह के, जो आपने जो बेसिकली अभी देखें ना, 43 अरब रुपया आपने MNAs को दिया, हुकूमती पार्टियों के हर MNA को 25-25 करोड़ रुपया आपने दे दिया ताकि वो अपने इलाके में जो भी कर सके। क्या इस वक्त हमारे पास ये पैसे हैं कि हम ये कर सकें? अभी भी आप नए मोटरवे और बनाने की बात कर रहे हैं पंजाब में, क्या आज हमारे पास वो अफोर्ड कर सकते हैं हम कि वो करना चाहिए, या क्या ये फर्स्ट प्रायोरिटी है? सो द थिंग इज़ कि हुकूमत अपना थोड़ा सा फुटप्रिंट कम करे, अपना थोड़ा सा चादर में पैर रहे, थोड़े से टैक्स ब्रेक कम करे, थोड़े से पावर एंड गैस के रेट्स को रैशनलाइज करे, खुद ब खुद एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब सिर्फ देखें, बयानात से कुछ नहीं होता, हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। मिफ्ता साहब, लेकिन ये जो फिजिकल साइड के ऊपर भी मसाइल हैं जिनकी तरफ आपने अभी इशारा किया, इनको किसी को तो कभी वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी तो पड़ेगी, कभी तो वो बांधनी पड़ेगी। और जितना अभी वाला सेटअप है वो हाइब्रिड प्लस रिजीम, शायद इससे बेहतर अरेंजमेंट कभी हो नहीं सकता कि सूबों को कभी एक को बनाओ कभी दूसरे को बनाओ। लेकिन अभी वो दर्देसर है नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बड़ा स्ट्रांगली उनको मैनेज कर सकती है। अभी ना किया तो बाद में करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। रज़ी भाई देखें, इस वक्त दुनिया में तेल जो है वो $60 और उससे नीचे है। ये हिस्टोरिक लॉज हैं, 4 साल में इससे सस्ता तेल नहीं हुआ जो ईंधन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो ख़ाम तेल, जो खुर्दनी तेल है वो भी सस्ता है। पूरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो नीचे हैं। LNG जो है वो सस्ता तरीन 5-6 सालों में। अब अगर आपको ये सारे सुनहरी मौके मिले हैं तो जिसके मतलब आपका इंपोर्ट का प्रेशर कम हो रहा है, तो आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? आपको ऐसी क्या मसला है? तो क्या ये समझ में आती है बात कि भाई पाकिस्तान में बिजली और गैस बड़ी महंगी है, हुकूमत ने ये गलतियां की हैं। आज भी वज़ीर पावर ने भी ये कहा कि 6-8 हज़ार कुछ पावर जो है वो एक्स्ट्रा है, आप उसके पैसे देते हैं, ले या ना ले, लेकिन उसके पैसे जो है फिर आप इंडस्ट्री से लेते हैं। आप दूसरी जो गरीब लोगों को सब्सिडी देते हैं वो भी इंडस्ट्री से आप पैसे लेते हैं। तो इंडस्ट्री की बिजली आपने महंगी रखी है, उसके गैस महंगे रखे हैं। गौर साहब बताएंगे आपको कि शायद 140 या 110 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं अक्रॉस पाकिस्तान। तो नौकरी और रोज़गार कम हो रहा है, आपकी मईशत बिल्कुल नहीं चल रही। इस हुकूमत को ये सुनहरी मौका है। आम पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ गई है जब से हमने जंग जीती है। हमारे दरवाजे दुनिया भर में खुल गए। जितनी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है हुकूमत की, हर चीज़ पे वो कर रही है। आपको अदालतें भी आपके अब तो मातहत हो चुकी हैं। इसके अंदर अगर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप किस कौन सी सियासत बचा रहे हैं, सियासत का तो हमको 8 फरवरी को पता चल गया था। अब अगर जो मुश्किल फ़ैसले आपने नहीं लेने, जो कि मुश्किल नहीं है रियली, एक्सेप्ट के फैक्ट कि ये आप अपनी रोज़ी कटेंगे। देखें, मुश्किल फ़ैसले वो नहीं होते कि आप लोगों की तनख्वाहों के ऊपर टैक्स लगा दें, क्योंकि उनसे तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुश्किल फ़ैसले ये कि एग्रीकल्चर टैक्स भी लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके वो MNAs हज़रात होते हैं, MP हज़रात होते हैं। मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि आप जो है वो सूबों को कहें कि अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा करो, हम आपको पैसे काट के देंगे। मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप MNA MP हज़रात को इस वक्त पैसे ना दें। मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप कुछ PSDP की चीज़ें रोक दें, कुछ हाईवेज़ बनाने रोक दें, कुछ चीज़ें रोक दें, चाहे क्योंकि इस वक्त पैसे नहीं हैं। और मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप कुछ लोगों को टैक्स की मराद दें। आप क्या दे रहे हैं सामने? जो आपने बात की कि इस पाकिस्तान के अंदर बंदर रोड पे, MA जिन्ना रोड पे, मेन मार्केट के अंदर गुल प्लाजा पे आग लगी, 2 घंटे तक फायर टेंडर नहीं आई। और फायर टेंडर को आने का मसला ये था कि बीच का रोड जो है वो 5 साल से खुदा हुआ है ग्रीन लाइन के लिए, तो आप इन सूबों को पैसे दे रहे हैं, उसकी क्या इफादियत हो रही है? एक इकोनॉमिस्ट हैं सवेल हुसैन साहब, इन्होंने हिसाब किया कि जितने भी आपने पैसे दिए, ना इससे तालीम बढ़ी है, ना इससे सेहत बेहतर हुई है। ये स्टेटिस्टिकल फंक्शन हैं, नंबर्स हैं।
तो जब आप तालीम और सेहत नहीं बढ़ा सकते, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और सूबे ही जो हैं वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स को तो देते नहीं है, इजारादारियाँ उनकी है, तो ना आपकी तालीम अच्छी हो रही है, ना सेहत अच्छी हो रही है। तो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ जो होती है, जैसे कि सैमसंग ने वियतनाम में एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगाई अपने टेलीफोन्स की, और वहाँ से $70 अरब के फ़ोन बेचती है, हर साल एक्सपोर्ट करती है। वो पाकिस्तान में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ वर्कफोर्स भी इतनी ट्रेंड नहीं है, वर्कफोर्स भी इतनी तालीम याफ्ता नहीं है। तो आपने पूरी होलिस्टिक चीज़ें देखनी है। लेकिन जब बिजली और गैस आपकी महंगी हो, आपका इस महीने दिसंबर के अंदर 20% एक्सपोर्ट कम था, दरमियान में ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, आपकी निटवेयर की एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी अदर मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपोर्ट कम हो गई। तो आप तो हर जगह से पाकिस्तान को ले आए। फिर उसके बाद क्योंकि चीनी की मिलें जो है वो से इस मसले के ऊपर मार पीट रही है। ब्रेक ले लें जी, पहले ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गौहर इजाज़ साहब, पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ पा रही और पाकिस्तान हर चंद साल के बाद IMF के दरवाजे पे खड़ा होता है, क्या करें कि बरामदात बढ़ना शुरू हो जाए? भाई साहब, बड़ा सिंपल सा सलूशन है। आपने जो है वो अपने आप को कंपेटिटिव करना है। पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट खड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ, वी टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड वी टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड। कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे कैसे कमाने शुरू हुए। तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मार्केट शेयर लेता है, आप उसको कंपेटिटिव करते हैं, उसी वक्त जो है वो, मैं उसके बाद हमेशा कहता हूँ कि स्नेक एंड द लैडर, तो उसके बाद ऐसा काटते हैं कि ऊपर से सीधा सांप काटता है, सीधा ज़मीन पे आके गिर जाता है। दिस हैज़ बिन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के 2022 में हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट $30 बिलियन टच की, जिसमें टेक्सटाइल का शेयर $19 बिलियन था। ट्रेडिशनली 62-63% टेक्सटाइल्स है। पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होकर उसके बावजूद नदीम $10-11 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं करता। $5 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारी एक्सपोर्ट होती हैं, $5 बिलियन की तमाम मुल्क की अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अदर दैन टेक्सटाइल मैन्यू। तो किसी ने जो है ये सोचा है कभी कि मसला क्या है? जब मुझे मौका मिला केयरटेकर सेटअप में एज कॉमर्स मिनिस्टर, तो उस वक्त 22% का सूद था, उस वक्त 45 रुपए की बिजली थी, 16-17। तो टेक्सटाइल या जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ ही नहीं सकती थी। हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और उस साल 10% ग्रोथ हो गई 2000 जो है वो 23-24 के साल में, और हम $30 बिलियन दोबारा पहुंच गए। अब उसके बाद चार्ट ये था कि हर साल 10% एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो आप जो है वो 5 साल के अंदर, मैंने कहा था कि आप $20 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बट रिज़ल्ट क्या निकला कि आज 2 साल के बाद हम दोबारा वही $30 बिलियन पे बंद करेंगे या 30 पे। तो वी आर बैक टू 2022 नंबर्स या बैक टू 2024 नंबर्स। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रा आगे चलने लगते हैं, हम दोबारा खींच लेते हैं। अब बिजली, इसको मैं अब जवाब दे देता हूँ। बिजली की कीमत हमने क्या की? हमने पूरी जंग लड़ के IPPs के ख़िलाफ़, उसके बाद हमने पूरी जंग लड़ी कि जनाब जो हमारी क्रॉस सब्सिडी है इंडस्ट्री से अदर कंज्यूमर्स की, उसको आप 240 अरब वापस करें। तो वो 240 अरब की कमिटमेंट थी कि वो वापस होगी, उसमें से 135 अरब वापस की गई। बहुत अच्छा स्टेप लिया। और आपने लगारी साहब का स्टेटमेंट भी सुना होगा, देखा भी होगा कि उन्होंने कहा कि अब $17 बिलियन के हमने जो है सेविंग कर दी, मतलब तकरीबन $5 ट्रिलियन की। ये जो महंगे पावर प्लांट थे जिन्होंने चोरी की हुई थी, ये सारे बंद किए और कौम को उसका फ़ायदा $5 ट्रिलियन का पहुंचाया। उन्होंने कहा 10 रुपये यूनिट। कोई मानता नहीं था उस वक्त जब ये जंग हमने शुरू की। आज से 2 साल पहले के IPPs जो है वो बंद प्लाटों में नफ़ा ले रहे हैं। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जब उसके ऊपर स्टेप लिया तो $17 बिलियन, $5 ट्रिलियन रुपए इन प्लांटों को बंद करा के, जिसको 7000 मेगावाट कह रहे हैं बंद कराएं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कैंसिल हुए, और वो आज मुल्क जिसका कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है।